निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिकांग, ठीक है, कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका की एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम होती है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, जिसे क्या कहते हैं, इसको सेल ऑर्गेनल कहते हैं, फिर कोशिकांग कहते हैं। अब प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। अध्ययन की सुगमता मतलब अध्ययन की आसानी के लिए, ठीक है, दृष्टि से कोशिका को तीन भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहले क्या आता है, कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे कोशिका द्रव आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और तीसरा नंबर पर केंद्रक आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका को कितने भागों में विभाजित किया गया, क्या बताएंगे। तीन कोशिका भाग। झिल्ली, कोशिका द्रव इन और केंद्रक, ठीक है। तीनों को आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ आप लोग देखें, ठीक है। हम छोड़ते फिगर पे, हमको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका द्रव, जिसको हम लोग क्या बोले, साइटोप्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव या फिर प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका द्रव और केंद्रक या फिर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस जब आपस में मिलते हैं तो सम्मिलित रूप से क्या बनाएंगे, जीव द्रव या फिर प्रोटोप्लाज्म बनाएंगे, ठीक है। ध्यान रखें, जीव द्रव या फिर उसी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। आप देखें कोशिका झिल्ली, प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत ही पतली मुलायम और लचीला झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से कहते हैं, ठीक है। तो ये कोशिका झिल्ली कहाँ पे होगा, बाहर होगा, बाहर चारों ओर होगा या फिर अंदर चारों ओर होगा, कोशिका के कोशिका के बाहर। बाहर होगा, बिल्कुल कोशिका के बाहर होगा, ठीक है। तो प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत ही पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। यह झिल्ली जीवित एवं अर्धपरागम्य होती है, ठीक है। सेमी सेमी प्रेमेबल, ठीक है। कैसी होती है, जीवित होती है, और कैसी होती है, अर्धपरागम्य होती है, ठीक है। चूंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं, ठीक है। इस झिल्ली के द्वारा क्या होता है, कुछ पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं परंतु सभी पदार्थ नहीं, ठीक है। इसकी चयनात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह एक दोहरी झिल्ली के रूप में दिखलाई पड़ती है, ठीक है। इसको देखते नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसको कैसे देखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में कैसे देखेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें बीच बीच में अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती थी, क्या बताएंगे, लिपिड और किसकी बनी होती है, प्रोटॉन। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनमें से दो परत प्रोटीन और इनके बीच का एक परत लिपिड का होता है। इनमें से कितने परत इसके प्रोटीन के बने होते हैं, क्या बताएंगे, कितने दो। परत प्रोटीन के होते हैं, तो दो परत की बात दो करें पर। प्रोटीन के होते हैं। इनमें से एक मतलब क्या होता है, एक परत किसका बना होता है, लिपिड का बना होता है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली आप देख लिए से, कोशिका झिल्ली की बात करेंगे प्रोटीन और लिपिड के बने होते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये मतलब कोशिका के बाहर होते हैं, चारों ओर होते हैं, बहुत ही पतली होते हैं, मुलायम होते हैं, लचीली होते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कैसी होती है, अर्धपरागम्य होती है, क्या होती है, अर्धपरागम्य होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ पदार्थ की बात करेंगे तो अंदर बाहर आ जा सकते हैं, लेकिन सभी पदार्थ नहीं, ठीक है। ध्यान में आपको ये रखना है। कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है, यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली क्या काम करती है, तो कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में क्या करती है, मदद करती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ कोशिका को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है, ठीक है। कोशिका को यांत्रिक सहारा, कोशिका को आकार बनाने में मदद, दोनों काम कौन करता है, तो क्या बताएंगे, कोशिका झिल्ली करता है, ठीक है। कोशिका को आंतरिक सहारा, ठीक है, कोशिका को यांत्रिक सहारा कौन प्रदान करता है, इसका मैकेनिकल सपोर्ट कहते हैं, कौन देगा, कोशिका झिल्ली देगा, कौन देगा, कोशिका झिल्ली देगा। कोशिका के आकार को बनाने कोशिका को आकार को बना के रखने का काम कौन करता है, मतलब कोशिका के आकार को निश्चित कौन करता है, तो क्या बताएंगे, तो वो भी कोशिका। कोशिका झिल्ली करेगा, ठीक है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के बाहर निकलने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है, ठीक है। जंतु कोशिका में ये सिलिया, ठीक है, जंतु कोशिका में सिलिया, फ्लैजिला, ठीक है, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में भी सहायक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जंतु कोशिका में पाया जाता है आपको सिलिया, ठीक है, फ्लैजिला, ठीक है, माइक्रोविलाई
इस सब के निर्माण में सहायक कौन होता है, तो क्या बताएंगे, कौन होता है सहायक, सब में कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट आपको मिले कोशिका झिल्ली से। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, सिर्फ एक बार और बता दी कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, क्योंकि कई बार इससे में प्रश्न देखा हूं पूछे जाते हैं। तो प्रोटीन और लिपिड लिपिड और की बनी होती प्रोटीन है। के ठीक है, कितने परत प्रोटीन के बने होते हैं, कितने फास्फोलिपिड के परत लिपिड के बने होते हैं, क्या बताएंगे। 2 परत प्रोटीन और एक लिपिड। बिल्कुल, दो परत प्रोटीन के होते हैं, एक परत लिपिड के होते हैं। ठीक है, चलिए कोशिका कोशिका को सहारा कौन प्रदान करता है, तो क्या बताएंगे। कोशिका झिल्ली। बिल्कुल कोशिका ठीक है, झिल्ली। सहारा प्रदान करने की बात करेंगे तो कोशिका झिल्ली ही मतलब क्या करता है, सहारा प्रदान करे। कोशिका के आकार को बनाए कौन रखता है, तो क्या बताएंगे। कोशिका झिल्ली। कोशिका कोशिका झिल्ली। झिल्ली से पदार्थ, ठीक है, झिल्ली मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली से पदार्थ, ठीक है, आ जा सकते हैं कि नहीं आ जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। नहीं आ लेकिन आ सारे सकते हैं। पदार्थ नहीं। ठीक है, कुछ पदार्थ, सारे पदार्थ नहीं। ठीक है, अब चलेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, पादप कोशिकाओं पादप कोशिकाओं के चारों ओर में से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती है, इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। तो पादप कोशिका चारों ओर से एक मोटे और बड़े आवरण द्वारा घिरी रहती है, इस आवरण को क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिका भित्ति किस में पाया जाएगा, प्लांट्स में। पादप में। प्लांट्स में पाया जाएगा। ठीक है, प्लांट में। कोशिका झिल्ली किस में पाया जाएगा, जंतु। जंतु में। जीव में। अब पादप में पाया जाता है कि नहीं, पादप में नहीं नो, नो, उसमें। नो। नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोशिका भित्ति प्लांट्स में। ठीक है, ध्यान रखें, ये परागम में होती है, कैसी होती है, परागम में होती है। ठीक है, किस कैसी पादप होती में पाया है, परागम जाता में है। होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, अर्धपराग सेमी में। फेमेरल। अर्ध परागम में होती है। ये कोशिका भित्ति कैसी होती है, परागम में होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और होती क्या है, तो परागम में होती है। ठीक है, सेल्यूलोज क्या है, तो सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है जो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक, ठीक है, दृढ़ता प्रदान करने का काम कौन करता है, सेल्यूलोज करता है। ठीक है, इसी कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। ठीक है, सेल्यूलोज के कारण ही कोशिका भित्ति क्या होती है, कड़ी और निर्जीव होती है। इनमें विभिन्न प्रकार के, ठीक है, स्थूलन मौजूद होते हैं तथा अर्ध परागम में नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, कोशिका क्या बताएंगे, ये जो होता है आपका क्या होता है, अर्ध परागम में नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कोशिका भित्ति अर्ध परागम में नहीं होती है, क्या होता है, तो परागम में होता है। और कोशिका झिल्ली कैसी होती है, अर्ध परागम में होती है। ठीक है, याद रहेगा, क्लियर। जी सर। चलिए, आप चलेंगे, यह पादप कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। ठीक है, पादप कोशिका को निश्चित रूप प्रदान कौन करता है, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। ठीक है, अब बात करेंगे सेल जंतु वॉल। कोशिका को निश्चित रूप कौन प्रदान कर रहा था, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ध्यान में इसे रखिए, यह पादप कोशिकाओं को सुरक्षा तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, और जंतु कोशिका को कर रहा था सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है तथा कोशिका को सूखने से मतलब क्या करती है, बचाती भी है। ठीक है, समझ गए, हो गया। तो दोनों में क्या है, दोनों में बहुत अंतर है। एक जंतु के लिए है कोशिका, एक सेल वॉल कोशिका भित्ति किसके लिए है, तो क्या बोलते हैं उसको, प्लांट्स के लिए। ठीक है, आप चलेंगे कोशिका द्रव। कोशिका द्रव को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, तो चलिए कोशिका द्रव का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति और किसके बीच होता है, केंद्रक के बीच होता है। ठीक है, किसके बीच होता है, कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है, उसे क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या क्या होता है कोशिका द्रव में, खनिज, लवण एवं जल तथा कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा होता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव में, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ठीक है, वसा। प्रोटीन एवं वसा। और अकार्बनिक पदार्थ में क्या पाया जाएगा, अकार्बनिक पदार्थ में खनिज, लवण एवं जल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, होते हैं वे निर्जीव पदार्थ है। ठीक है, ध्यान रखें, जो निर्जीव पदार्थ है। ठीक है, कोशिका द्रव का एक बहुत गाढ़ा परभासी, ठीक है, एक चिपचिपा पदार्थ है। कोशिका द्रव किस प्रकार का पदार्थ है, इसकी बनावट कैसी होती है, गाढ़ा होता है, परभासी होता है। ठीक है, और साथ में, ठीक है, क्या होता है, चिपचिपा होता है। ट्रांसुकुलेंट कहने का मतलब क्या होता है, गाढ़ा एक गाढ़ा। ट्रांसपेरेंट होता है, ओपेक होता है, ट्रांसुकुलेंट होता है। ट्रांसकुलेंट कहने का मतलब है
थोड़ा सा दिख सकने वाला। कागज में लगा हुआ तेल क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपुलेंट कहते हैं। वही ठीक है, मतलब पूरा स्पष्ट तो नहीं दिखेगा लेकिन धुंधला धुंधला सा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे कोशिका द्रव्य का होगा। क्या। एलोवेरा जेल जैसे चिपचिपा होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, एलोवेरा जैसा होता है ना, उसी प्रकार का होता है, बिल्कुल ठीक है। अनेक अन्य रचनाएं उपस्थित होती है जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। इन रचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग कैसे होते हैं, झिल्ली युक्त होते हैं। कैसे होते हैं, झिल्ली नुमा। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग कैसे होगा, झिल्ली नुमा होगा, झिल्ली युक्त होगा, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त नहीं होता है। ठीक है, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग कैसे होता है, शेल ऑर्गेनल कैसा होता है, झिल्ली। झिल्ली युक्त होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है, बिना झिल्ली के। ठीक है, कोशिका द्रव्य में निम्नलिखित कोशिकांग पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के उपापचयी क्रियाओं के दक्षतापूर्वक संपन्न करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले अंतःप्रदिक जालिका होता है जिसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी जरा देखेंगे। ठीक है, जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। इस जालिका को मतलब क्या बोलते हैं, अंतःप्रादवी जालिका। बिल्कुल अंतःप्रदवी जालिका कहा तो जाता है। ठीक है, SCR इसको है। आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, क्या बोलेंगे, अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है। हाँ, यह जालिका लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, अंतःप्रदवी जालिका में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी बनी होती है, लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये याद आपको रखना है। ठीक है, और कोशिकाओं में समांतर नलिकाओं के रूप में फैली रहती है। कोशिकाओं में इसका विस्तार कभी कभी केंद्रक की बाह्य झिल्ली से प्लाज्म झिल्ली तक होता है। अतः अंतःप्रदयी जालिका दो प्रकार की होती है। ठीक है, कैसी होती है, ठीक कैसी होती है, और एक ठीक है, खुरदुरी। एसीआर होती है जिसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर चिकनी अंतःप्रदयी जालिका। ठीक है, कैसी होती है, दो प्रकार में। सबसे पहले क्या है, चिकनी अंतःप्रदयी जालिका। ठीक है, इस प्रकार की अंतःप्रदयी जालिका की झिल्ली चिकनी होती है। ठीक है, इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाया जाता, ये लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो अंतःप्रदयी जालिका की बात करेंगे, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा है चिकनी अंतःप्रदयी जालिका। इसकी सतह पे राइबोसोम पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए पाया जाते जाता। हैं। बिल्कुल नहीं पाए जाते। अंतःप्रदयी जालिका किसके बने होते हैं, क्या बताया था आपने, तो होएगा। लिपिड स्राव। लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, अंतिम में जाके आर ई आर का मतलब ड्रॉप इंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको खुरदरी अंतःप्रदयी जालिका कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की अंतःप्रदयी जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रश्न है। ठीक है, राइबोसोम जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, किसमें पाया जाएगा, ठीक है, ईईआर में, सॉरी आर में, या फिर मतलब ईसीआर में, किसमें पाया जाएगा, एसीआर में, सॉरी आर में। आर में। ठीक है, मतलब किसमें, खुरदरी वाला में। ठीक है, खुरदरी वाला में आपको पाया जाएगा राइबोसोम, और यहाँ पे चिकनी वाला में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये चिकनी वाला जो होता है किसके स्राव के लिए उत्तरदायी होता है, लिपिड के स्राव के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जबकि मतलब खुरदरी वाला किसके लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी होता है खुरदरी वाला, प्रोटीन प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, चिकनी वाला किसके लिए होता है, तो लिपिड के स्राव के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अंतःप्रदयी जालिका अंततः केंद्रीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। चिकनी अंतःप्रदयी जालिका वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप हमको पहले अंतःप्रदयी जालिका अंतः कोशिकीय परिवहन का निर्माण करती है। चिकनी अंतःप्रदयी जालिका किसमें पार्टिसिपेट करती है, तो वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में क्या करती है, भाग लेती है। ठीक है, खुरदरी अंतःप्रदयी जालिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं, जैसा भी हम लोगों ने देखा। तो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं, क्यों मदद करते हैं, खुरदरी वाला जो होता है आर जो होता है, प्रोटीन संश्लेषण में मदद क्यों करता है, राइबोसोम क्योंकि उसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अंत हाँ बिल्कुल, अंतःप्रदयी जालिका केंद्र में कोशिका द्रव्य में अनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाती है। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ठीक है, ये कोशिका विभाजन के समय में कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भी भाग लेती है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके कारण ही कोशिका का सतही क्षेत्र काफी बढ़ जाता है। ठीक है,
तो कोशिका का सरफेस एरिया जो होता है क्या होता है, काफी अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलेंगे राइबोसोम, क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम। ठीक है, चलिए राइबोसोम की खोज किसने किया, तो सबसे पहले ये बताइए किसने किया, प्लैड ने किया। ठीक है, तो ध्यान रखें राइबोसोम की खोज की बात करेंगे। ठीक है, किसने किया, तो जीई पैलेट ने किया। कब किया, तो क्या बताएंगे कब किया, तो 1955 में की थी। कब की थी, 1955 में की थी। यह ऐसे कण है गलत है जो केवल सर, इलेक्ट्रॉन, 53 होगा, वो मिसप्रिंट है। 53 में। उसका देखिएगा हम्म, ना, लुसेंट का जनरल, उसमें 53 दिया हुआ है। ठीक है, 53 ही ठीक। चलिए ठीक है, तो ध्यान में रखें ऐसे कण जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देगी, अंतःप्रदयी जालिका के झिल्लियों की सतह पे सटे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, या फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। ऐसे राइबोसोम जो गुच्छों में मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे राइबोसोम जो कि गुच्छों में मिलते हैं उसको क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम के नाम से जाने जाते हैं। ये रचनाएं प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है, ये रचनाएं जो होती है किसकी बनी होती है, प्रोटीन या फिर आरएनए की बनी होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग कौन लेता है, तो क्या बताएंगे, तो राइबोसोम राइबोसोम। आपको प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया राइबोसोम। अब चलेंगे गोल्जी उपकरण या फिर गोल्जी काय की बात करेंगे। इसकी खोज किसने की थी, किसने खोज की थी कैमियो इसकी खोज, गोल्जे। बिल्कुल इसकी कैमिलो खोज की गोल्जे। बात करें कैमिलो गोल्जी ने की थी। कब की थी, तो क्या बताएंगे कब की थी इसकी खोज, कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसकी खोज की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब इसको साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो ये कैसा प्रतीत होता है, इसका आकार कैसा दिखता है गोल्जी उपकरण का, हेलियो जैसा होगा यार। मुड़ी हुई छड़ या गुच्छों के समान प्रतीत होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पादप कोशिकाओं में ये कोशिका द्रव से जुड़ी ये पादप कोशिकाओं में ये कोशिका द्रव से मुड़ी हुई छड़ के समान आकार बनाकर बिखरे रहते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिक्टियोसोम कहते हैं। जब इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समानांतर नलिकाओं या चपटी चपटी पुरिकाओं या फिर सिस्टेरनी की समूह की तरह होती है। ठीक है, कुंडिकाओं के सिरे पर छोटी छोटी पुटिकाएं स्थिर होती है। इसके अतिरिक्त नीचे की तरफ बड़ी बड़ी, ठीक है, बड़ी बड़ी रिक्ताएं भी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, गोल्जी इकाई की झिल्लियों का संपर्क किससे होता है, तो अंतःप्रदयी जालिका से होता है। किससे होता है, गोल्जी इकाई की झिल्लियों का मतलब संपर्क किससे होता है, तो अंतःप्रदयी जालिका से होता है। अंतःप्रदयी जालिका कितने प्रकार के आपने बताया था, दो। दो प्रकार का बताया, एक दो। खुरदुरा वाला, एक तो क्या था, कैसा था, एक स्मूथ रफ वाला। स्मूथ है। आप था, खुरदरा था, एक स्मूथ स्मूथ था। था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो RERSCR। ध्यान रखेंगे। हाँ बिल्कुल, गोल्जी काय की झिल्लियों का संपर्क किससे होता है, तो अंतःप्रदयी जालिका के झिल्लियों से रहता है। गोल्जी काय कुछ यूकेरियोटिक कोशिका स्तनधारी की लाल रुधिर कणिका जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में नहीं पाया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गोल्जी काय किसमें नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो कुछ यूकेरियोटिक कोशिका स्तनधारी की लाल रुधिर कणिका है। ठीक है, स्तनधारी की लाल रुधिर कणिका है, मतलब स्तनधारी की, मैमल्स की आरबीसी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ में जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में नहीं पाए जाते। कहाँ कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, जीवाणु में नहीं पाए जाते हैं, नील हरित शैवाल में नहीं पाए जाते, स्तनधारी की लाल रुधिर कणिका में नहीं पाए जाते, कुछ यूकेरियोटिक कुछ सेल में नहीं पाए जाते। इन सब में क्या नहीं पाए जाते हैं, ये क्या क्या नहीं पाए जाएंगे इसमें, तो गोल्जी का गोल्जे नहीं पाए वाले। जाएंगे। ठीक है, हाँ, यह कोशिका का मुख्य श्रवण अंगक है। ठीक है, बात करें कोशिका का मुख्य श्रवण अंग कौन सा है, सेक्रेटरी, गोल्जे वाले। क्या बोलते हैं इसको, सिरकेटरी, किसको बोलेंगे, गोल्जी कॉर्ड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें। यह लाइसोसोम एवं पेरेक्सियोसोम के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, लाइसोसोम और पेरेक्सियोसोम के निर्माण में कौन मदद करेगा, तो गोल्जी का है। कौन मदद करेगा, गोल्जी का। ये सब प्रश्न सीधे सीधे अगर आप वन लाइनर में आप लिख लेते कहीं पे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बताना है आपको, बताइए। ठीक है, लाइसोसोम एवं पेरोक्सियोसोम के निर्माण में कौन मदद करेगा, तो गोल्जी का है। ठीक है, पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में सहायता करता है। ठीक है, पादप कोशिका का जिस समय विभाजन होता है उसे सेल प्लेट बनाने में कौन हेल्प करता है, तो क्या बताएंगे, तो गोल्जी काय करता है। कौन करता है,
गोल्गी क्या करता है, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, क्या बताएंगे? डी डुबे। डी डुबे ने क्रिश्चियन की थी, ठीक है। कब की थी लाइसोसोम की खोज, कब की थी इन्होंने? हवन में। ठीक है, बिल्कुल 1958 में की थी, ठीक है। ये बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग होता है, ठीक है, बहुत ही छोटा कोशिकांग होता है जो छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाया जाता है, ठीक है। इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है, इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है, ठीक है। इनमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या फिर नष्ट देने की क्षमता होती है, ठीक है। तो बात करेंगे जीव द्रव्य को घुला देने या फिर नष्ट करने की क्षमता किसमें होती है, तो लाइसोसोम में होती है। किसमें होती है, तो लाइसोसोम में होती है। कोशिकीय, ठीक है, कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम मतलब क्या होते हैं, फट जाते हैं, ठीक है। ध्यान में क्या होंगे, लाइसोसोम फट जाते हैं, ठीक है। इनमें मौजूद एंजाइम अपनी, एक मिनट, हाँ, इनमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, इसके फलस्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अतः इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या, सुसाइड बैग। ठीक है, आत्महत्या की थैली या फिर सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ये कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं बाह्य पदार्थों का मतलब क्या करता है, पाचन करता है, ठीक है। तो ये कोशिका में पाए जाने वाले, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये कोशिका में पाए जाने वाले प्रवेश करने वाले, ठीक है, बड़े कणों एवं बाह्य पदार्थों का मतलब क्या करता है, पाचन भी करता है, ठीक है। यह अंतः कोशिकीय पदार्थ तथा अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिकाओं को साफ भी रखता है। यह जीवाणु एवं विषाणु से रक्षा करता है, ठीक है। तो जीवाणु एवं विषाणु से रक्षा करना, कोशिकाओं को साफ करना, ठीक है। सुसाइडल बैग ये सब किसके लिए प्रयोग होगा, तो सबके सब किसके लिए है, लाइसोसोम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें। आप चलेंगे, हम लोग चलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करेंगे, इसकी खोज किसने की थी, अल्टमैन ने की थी। किसने की थी, अल्टमैन ने की थी, ठीक है। कब की थी इसकी खोज अल्टमैन ने, 1890। बिल्कुल 1890 में इसकी खोज अल्टमैन की द्वारा की गई थी, ठीक है। ये कोशिका द्रव्य में पाई जाने बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो कोशिका द्रव्य में क्या होती है, बिखरी होती है। अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट तथा बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था, तो बेंडा ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिए। जबकि अल्टमैन ने इसे क्या कहा था, तो इसे बायोब्लास्ट कहा था। क्या कहा था, अल्टमैन ने क्या कहा था इसे, तो बायोब्लास्ट कहा था, ठीक है। इसका आकार और आकृति परिवर्तनशील होता है, मतलब फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया का आकार और आकृति फिक्स होता है क्या, फिक्स होता है, नहीं होता है। नहीं होता है। क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, ठीक है। ये कोशिका द्रव के कणों में, ये कोशिका द्रव में कणों, ठीक है, कणों, जिसको क्या बोलते हैं क्या पढ़ेगा इसको, कोंड्रो, ठीक है, डोमेटेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एवं सूत्रों क्षरों के रूप में बिखरा होता है। सब के सब इसका आकार है, ठीक है। क्षर में, एक मिनट, ये कोशिका द्रव में, ठीक है, कणों, ठीक है, सूत्रों क्षरों और गोलकों के रूप में मतलब क्या होता है, बिखरा होता है। मतलब इसका आकार की बात करेंगे कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं एक अंतर झिल्ली से चारों ओर से घिरी होती है। इनके बीच एक तरल युक्त गुहा होती है जिसे क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया गुहा, ठीक है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया कैविटी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे बाहरी झिल्ली और एक अंतर झिल्ली से मतलब क्या होता है, चारों तरफ से घिरी होती है और इनके बीच एक तरल युक्त गुहा होता है जिसको क्या बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली से अनेक पर्वत निकलकर माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में लटके रहते हैं जिसे क्या बोलते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें क्रिस्टी कहते हैं, उन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, क्रिस्टी। क्रिस्टी की सतह पर, ठीक है, F1 कण या फिर ऑक्सीसोम पाया जाता है, ठीक है। तो क्रिस्टी के सतह पे क्या पाया जाता है, तो F1 कण या फिर ऑक्सीसोम पाया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीसोम कहाँ पे पाया जाता है, क्रिस्टी की सतह पे पाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और क्रिस्टी क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल के भीतरी झिल्ली से अनेक पर्वत निकलकर माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में लटके होते हैं, उन्हीं को क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण इसको कोशिका का क्या कहा जाता है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को, यही प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछता है, तो पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। इसे कोशिका का ऊर्जागिरी इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कितने एटीपी अणु जो कि ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं, कितने, 36, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे।
तो इसे कोशिका का ऊर्जागिरी इसलिए कहते हैं कि 36 एटीपी अणु जो कि ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं, उनमें 34 एटीपी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से ही बनते हैं। ठीक है, कितने बनते हैं? तो 34 माइटोकॉन्ड्रिया से ही बनते हैं। ठीक है, एक ग्लूकोज अणु के टूटने से कितने एटीपी अणु बनते हैं? 36 एटीपी। तो कितने बनते हैं? 34 हाँ, किसके चक्र के दौरान? था क्रेब्स चक्र के दौरान। ठीक है, ध्यान में रखिए, क्रेब्स चक्र के दौरान। ठीक है, अब चलिए लवक। लवक की बात करेंगे, प्लास्टिड किसमें पाया जाएगा? जंतु सेल में या फिर प्लांट सेल में? किसमें पाया जाएगा लवक? प्लांट ठीक है, तो कहाँ पे मिलेगा? प्लांट सेल में। ठीक है, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है? तो केवल पादप कोशिकाओं में। ठीक है, ये कोशिका द्रव के चारों ओर बिखरे रहते हैं। ये आकार में मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार या फिर तस्तरी नुमा, ठीक है, डिस्क शेप का होता है। ठीक है, इसके अलावा ये भिन्न भिन्न आकार जैसे कि तारानुमा, फीतानुमा, कुंडलाकार आदि भी हो सकती है। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक का ल्यूकोप्लास्ट, एग्जाम में खूब प्रश्न पूछता है। ठीक है, अब बात करें ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये भी पूछेगा। जड़ एवं भूमिगत तनों में जो पाया जाता है वो मतलब कौन सा लवक होता है, ऐसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, ये पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जहाँ सूर्य की प्रकाश से वंचित रहते हैं। ठीक है, तो जो सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, पौधा का वो भाग जो वंचित आता है, वहां पे कौन सा मतलब लवक पाया जाता है? क्या बताएंगे? अवर्णी लवक। ठीक है, अवर्णी लवक जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कहाँ मिलेगा? ये जड़ में मिल जाएगा या फिर भूमिगत तना में मिलेगा। ठीक है, ये स्टार्च कणिकाओं एवं तेल बिंदु को बचाने के लिए संघीकृत करने हेतु उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पे मिलेगा? जहां पर सूर्य नहीं पहुंचता। सूर्य कहाँ पे नहीं पहुंचेगा? जड़ में नहीं पहुंचेगा या फिर भूमिगत तना में नहीं पहुंचेगा। ठीक है, ध्यान रखें, इसको बोलते हैं अवर्णी लवक बोलते हैं। ठीक है, अब चलेंगे वर्णी लवक। वर्णी लवक को क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं वर्णी लवक को? तो वर्णी लवक को हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, कैसा होता है? ये कलर होता है फिर कलरलेस होता है? कैसा होता है? तो कलरफुल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये रंगीन लवक होते हैं जो प्राय लाल, पीले एवं नारंगी रंग की होती है। पौधे के रंगीन भागों जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाया जाता है। ठीक है, तो वर्णी लवक कहाँ पे पाया जाएगा? पौधे के किस भाग में? तो क्या बताएंगे? बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये पौधे के रंगीन भागों जैसे पुष्प में, फलाभित्ति, बीज आदि में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलेंगे अंतिम में, कौन? हरित लवक। ठीक है, हरित लवक। हरित लवक की बात करेंगे, क्या होता है? इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं हरित लवक को? इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये पौधे के लिए हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है, क्योंकि इसी में मौजूद वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में जो वर्णक होते हैं उसी के सहायता से मतलब क्या होगा? तो फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया क्या होता है? पूरा होता है। ठीक है, इस कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? किचन हाउस ऑफ द प्लांट। ठीक है, ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करते हैं? ये भाग लेते हैं। ठीक है, हरित लवक में पर्णरहित के अलावा कैरोटीन एवं जेंथोफिल नामक वर्णक भी पाया जाता है। ठीक है, तो हरित लवक में, ठीक है, हरित लवक में क्लोरोप्लास्ट में पर्णहरित के अलावा, क्लोरोफिल के अलावा, ठीक है, कैरोटीन एवं जेंथोफिल भी पाया जाता है। ठीक है, नामक वर्णक भी पाया जाता है। पत्तियों का रंग पीला होने के कारण उसमें कैरोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, पत्तियों का रंग पीला होने के कारण क्या है? क्या बताएंगे? कैलोफिल, कैरोटीन का निर्माण। ठीक है, अब पर्णहरित में कौन सी धातु उपस्थित होती है? कितना बार एग्जाम में पूछा है? ठीक है, मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। जेंथोफिल किसमें पाया जाता है? जेंथोफिल क्लोरोफिल में। हल्दी में पाया जाता है। शायद जेंथोफिल गलत बता रहा होगा, जेंथोफिल हल्दी में होता है ना? कैरोटीन और जेंथोफिल। जेंथोफिल की वजह से हल्दी का रंग सर पीला जो होता है, जेंथोफिल के कारण ही होता है। ठीक है, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। सही है ना? अब आते हैं रसधानी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रसधानी देखेंगे। ठीक है, कोशिका की रसधानी क्या? हाँ सही है, उसी से पीला है वो। आप देखेंगे रसधानी, कोशिका की राजधानी के चारों ओर में से एक अर्धपरागमय झिल्ली से घिरी होती है, जिसे क्या बोलते हैं? टेनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिका की राजधानी जिस अर्धपरागमय झिल्ली से घिरी होती है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, रसधानियां छोटी अथवा बड़ी हो सकती है। इन रसधानियों के अंदर ठोस या तरल पदार्थ भरा रहता है। ठीक है,
जंतु कोशिकाओं में राजधानियां छोटी होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में राजधानी कैसी होती है? बड़ी होती है। अगर पूछा कि राजधानी किसकी बड़ी होगी, पादप कोशिका की या फिर जंतु कोशिकाओं की? पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल की। राजधानी की हाँ बिल्कुल, जंतु कोशिकाओं में राजधानियां छोटी होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में राजधानियां क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, पादप कोशिका की राजधानियों में, ठीक है, क्या पाई जाती है? कोशिका रस पाया जाता है, जिसको सेल सैप कहते हैं। ठीक है, जो कि निर्जीव पदार्थ होता है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में राजधानियां जल संतुलन का काम करती है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में राजधानियां का क्या काम होती है? राजधानी का जल संतुलन का काम करना। ठीक है, वाटर को कंट्रोल करना। ठीक है, पादप कोशिका में स्फीति तथा कठोरता प्रदान करते हैं, जो कि पादप कोशिका में राजधानी क्या काम करती है? उसको रिजिडिटी। ठीक है, रिजिडिटी मतलब उसको कठोरता। ठीक है, स्फीति, ठीक है, तथा कठोरता प्रदान करती है। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट राजधानियां कुछ अपशिष्ट पदार्थों के शरीर से बाहर निकालने में भी सहायक होती है। ठीक है, आगे हम लोग को पढ़ना है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को क्या बोलते हैं? तारकाय। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? सेंट्रोसोम की सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बॉवेरी ने की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये तारकाय की बात करेंगे, सेंट्रोसोम की पाएंगे केवल के केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। इसकी आकृति कैसी होती है? तारकाय की आकृति कैसी होती है? बेलन बेलन जैसी आकृति होती है। बहुत सुंदर। ठीक है, ये इसकी आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति आप लोग जानते हैं, बेलन की जैसी आकृति होती है। यह जंतु कोशिका के केंद्र के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है। ठीक है, इसमें एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रियोल कहते हैं। अब प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर धागे की तरह, ठीक है, तारक रश्मियां दिखाई पड़ती है। ठीक है, तारकाय जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है। ठीक है, तो जंतु कोशिका विभाजन में कौन मदद करता है? तो तारकाय करता है, सेंट्रोसोम कहता है। ठीक है, यह कोशिका में सिलिया फ्लैजिलिया के बनने में भी भाग लेता है। ठीक है, तो कोशिका में सिलिया और फ्लैजिलिया के बनने में मतलब क्या करता है? ये पार्टिसिपेट करता है। ये कोशिका का प्रचलन अंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ये कोशिका का क्या है? प्रचलन अंग है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कोशिका का प्रचलन अंग कौन है? तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? ठीक है, तो सेंट्रोसोम है। ठीक है, चलिए बात करें कोशिका में सिलिया एवं फ्लैजिलिया का बनने में भाग कौन लेता है? सोम। ध्यान रखेंगे, तो तारकाय लेता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जंतु कोशिका विभाजन में मदद कौन करता है? तो अभी तारकाय करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं आपके माइक्रोट्यूबुलस। ठीक है, ये छोटी छोटी नलिकाकार रचनाएं होती है, जो कोशिका द्रव में पाई जाती है। ये कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल के निर्माण में भाग लेती है। ठीक है, ये सेंट्रियोल, सिलिया, फ्लैजिलिया आदि के निर्माण में भी भाग लेती है। ठीक है, आप चलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज एग्जाम में खूब पूछा जाता है, बताइए किसने की थी इसकी खोज? रॉबर्ट ब्राउन। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। कब की थी रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज? 1831 बिल्कुल, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। कोशिका द्रव के बीच में एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। इसके चारों दोहरे परत की झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक कला या फिर केंद्रक झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। इसमें अनेक केंद्रक छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का मतलब क्या होता है? तो आदान प्रदान होता है। ठीक है, प्रत्येक जीवित कोशिका में प्राय एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी पाया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक जीवित कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, प्राय एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन किसी किसी जीवित कोशिकाओं में आपको कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य पदार्थ आता है, जिसे क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको केंद्रक द्रव कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक द्रव में महीन धागों की जाल जैसी रचना पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव के अंदर, ठीक है, महीन धागा की जाल जैसी रचनाएं पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन जालिका। क्या बोलते हैं उसको? उसको क्रोमोटिन जालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको क्रोमेटिन जालिका कहा जाता है। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसको डीएनए में प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो ध्यान में, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल किसके बने होते हैं? डीएनए बिल्कुल ठीक है, ये किसके बने होते हैं? ठीक है, ये डीएनए और प्रोटीन के बने हैं। तो कौन?
क्रोमेटिन जालिका, ठीक है। डीएनए की बात केंद्रक, करेंगे, फुल केंद्रक। फॉर्म आपने बता दिए, हाँ केंद्रक, ठीक है। बात करेंगे डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड। एसिड, ठीक है। अभी देखेंगे इसमें एमआरएनए का फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है, तो हो सकता है डीएनए का भी पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है यूपीएससी, इसलिए एक बार ध्यान में रखिए इस सबको, ठीक है। डीएनए मतलब बहुत आनुवंशिक पूछता है लक्षणों यहाँ को पे। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाते हैं, ठीक है। आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? डीएनए की। बिल्कुल डीएनए की। बात है डीएनए एवं प्रोटीन की कौन बनी होती है? केंद्रक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्रोमेटिन जालिका कह लीजिए, हाँ वैसे ठीक है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी छोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाती है। जिसमें कोशिका विभाजन होता है, जैसे क्रोमेटिन की धागा जो होता है वो अलग होकर छोटी छोटे, ठीक है, छोटे छोटे मतलब छड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाती है। इसे ही मतलब क्या कहा जाता है? तो इसे ही मतलब क्रोमोसोम्स या फिर गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। डीएनए अणु में, ठीक है, कोशिका के निर्माण एवं डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन के सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए की किरात्मक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए के जीन। किरात्मक खंड को क्या बोला जाता है? तो उसको जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो उसको जीन। जीन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डीएनए के किरात्मक खंड को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? जीन कहते हैं, ठीक है। अतः डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ तथा जीन का अनुवांशिक इकाई कहते थे। डीएनए आपका क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। जीन क्या है? तो अनुवांशिक इकाई है, ठीक है। तो अनुवांशिक इकाई अगर पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? जीन करेंगे। अगर अनुवांशिक पदार्थ अगर पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? डीएनए करेंगे, ठीक है, डीएनए। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है, सॉरी, केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है, ठीक है। तो केंद्रक की बात करेंगे, कोशिका की रक्षा भी करेगा और साथ में किसमें पार्टिसिपेट करेगा? तो कोशिका विभाजन में भी आपका क्या लेगा? तो भाग लेगा, ठीक है। आप इसे ध्यान रखेंगे। ये कोशिका के अंदर संपन्न होने वाली सभी उपापचयी तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक कोशिकीय आरएनए उत्पन्न भी करता है, ठीक है। तो प्रोटीन संश्लेषण में कौन पार्टिसिपेट करेगा? डीएनए की आरएनए? आरएनए, ठीक है। क्या लेगा? आरएनए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे केंद्रक के अंदर। केंद्रक द्रव्य एक छोटी छोटी गोलाकार या फिर अंडाकार रचना पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? तो केंद्रक के अंदर, केंद्रक द्रव्य में, ठीक है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में छोटी गोलाकार या फिर अंडाकार रचना पाई जाती है, उसे क्या बोला जाता है? उसे केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो उसको क्या बोलेंगे? केंद्रिका। क्या बोलेंगे उसको? केंद्रिका, ठीक है। यह कम सक्रिय कोशिकाओं में छोटी होती है अथवा नहीं पाई जाती है, जबकि सक्रिय स्रावी कोशिकाओं में क्या होती है? बड़ी होती है। यह संख्या में एक या अनेक हो सकते हैं और हजारों की संख्या में हो सकते हैं। केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। कोशिका विभाजन में केंद्रिका का विशेष महत्व होता है, ठीक है। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? इंपोर्टेंट निकल कर आ रहा है, बताइए आरएनए का संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो केंद्रिका में होता है। क्या होता है? हाँ, तो प्रोटीन संश्लेषण पार्टिसिपेट तो करता ही है, लेकिन केंद्रिका में मुख्यतः आरएनए का संश्लेषण होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आज तक अब इसको सबमिट करेंगे यहीं पे, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, कल हम लोग यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जब कोशिका का जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो घटना चक्र को भी खत्म करेंगे।